नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र वैष्णव। टॉपिक है आज का वो है मृदा। हर एग्जाम में, किसी का भी एग्जाम हो, राजस्थान के जियोग्राफी के सिलेबस में अगर मृदा दे रखा है तो वहां से एक क्वेश्चन 100% पुटअप होगा। वो किस प्रकार का क्वेश्चन है, किस प्रकार से हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम का लेवल हो, किसी भी एग्जाम में हमारे जो पढ़ाए गए, जो हम यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं, आप हमें सुन रहे हो, उसमें से एक भी क्वेश्चन है जो मिस ना हो। तो मृदा, मृदा क्या है, सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा होगी। अगर मृदा की बात की जाती है, मृदा टॉपिक को पढ़ना है तो हमें 4 प्रश्नों का या 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। वो 4-5 प्रश्न कौन कौन से है उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मृदा किसे कहते हैं? मृदा किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन होगा, राज्य की मृदा का वर्गीकरण। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य की मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। चौथा क्वेश्चन होगा, मृदा की समस्याएं एवं समाधान। अब हम इन 4 प्रश्नों का अगर उत्तर दे देते हैं तो हमारा ये मृदा जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस 4 प्रश्नों का उत्तर हम किस प्रकार से देते हैं? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मृदा किसे कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, मृदा किसे कहते हैं, ये एक कंसेप्ट संबंधी बात है। इस प्रश्न का उत्तर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हमें समझना होगा कि मृदा कहते किसे हैं, मृदा है क्या। यह समझने के बाद में हमारा दूसरा प्रश्न होगा, राज्य की मृदा का वर्गीकरण। ठीक है, राज्य की मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सी मृदा है जो राज्य में पाई जाती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, राज्य की मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। इसे वैज्ञानिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं या फिर हम इसे राज्य की मृदा का अमेरिकी वर्गीकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि मृदा का जो वर्गीकरण है वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक तौर पर सर्वप्रथम अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया था। और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने विश्व की सभी मृदा को 11 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 11 भागों में बांटा था। इसलिए इसे मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण या फिर मृदा का अमेरिकी वर्गीकरण कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मृदा की समस्याएं एवं समाधान। अधिकांशतः 10 में से 7 प्रश्न पत्रों में राज्य की मृदा की समस्या एवं समाधान के बारे में से क्वेश्चन पुटअप होता है। अगर जियोग्राफी के, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिलेबस में अगर जियोग्राफी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि मृदा 10 जैसे भर्ती परीक्षाओं में सिलेबस में शामिल है, उन 10 प्रश्न पत्रों में आप देखोगे
तो वहां पर अधिकांश बार मर्दा की समस्या और उसके समाधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये 4 प्रश्न होते हैं। 4 प्रश्न का जैसे ही हम उत्तर दे देंगे, हमारा ये मर्दा का जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम मर्दा के इस टॉपिक की ओर, और इस सबसे पहले प्रथम प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं। तो यहां पर अगर हमारा प्रथम प्रश्न था, मर्दा किसे कहते हैं? मर्दा किसे कहते हैं? अब ये मर्दा है क्या? हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा जियोग्राफी के, हम ये कह सकते हैं कि पूरी जियोग्राफी का हमारा केवल यही टॉपिक दे रखा है मर्दा। हमें मर्दा की, हम ये कह सकते हैं कि ये निर्माण किस प्रकार से होता है, इसकी रचना किस प्रकार से, अलग अलग प्रकार की ये है, वो हमें यहाँ पर इसका अध्ययन नहीं करना है। हमें केवल इसका बेसिक कंसेप्ट समझना है और हमें उस प्रकार से तैयारी करनी है जो एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए तो हम किस प्रकार से उत्तर दे देते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मर्दा किसे कहते हैं। तो यहां पर अगर बात करते हैं मर्दा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? हम यहां पर सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं मर्दा क्या है, आप हंसोगे कि सर मर्दा मिट्टी से रेत, यानी कि धरती से रेत उठाई और ले ली और कह दिया कि ये मर्दा है। लेकिन इसकी परिभाषा की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा सुन लो और नोट कर लो। पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत जो किसी भी पादप या वनस्पति को उगाने या बढ़ाने के लिए खनिजांश या जीवांश प्रदान करती है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत जो किसी भी पादप या वनस्पति को उगाने या बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए खनिजांश एवं जीवांश प्रदान करती है। मृदा कहलाती है। अब हम बात करेंगे कि मृदा किसे कहते हैं, तो सीधा सा हमारे पास परिभाषा हो गई, इसका उत्तर हो गया पृथ्वी की वह ऊपरी परत जो किसी भी पादप या वनस्पति को उगाने या बढ़ाने के लिए खनिजांश या जीवांश प्रदान करती है, मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? मृदा। अब मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, जैसे कि हम शुरुआत से कक्षा 7, 8, 9 उनमें पढ़ते आए हैं कि मृदा में है एक समस्या मृदा की होती है, वो अपरदन की होती है। मृदा का जो अपरदन होता है वो हम ये कह सकते हैं मृदा की रेंगती हुई मृत्यु, या फिर उसे हम ये कह सकते हैं कि उसे, या मृदा का क्षय रोग भी उसे कह सकते हैं। लेकिन अपरदन अगर कहीं जगह पर गलत है तो कहीं जगह पर सही भी होता है। अब सही किस प्रकार से होता है? जैसे चट्टानों का अपरदन होगा। किसका अपरदन होगा? चट्टानों का अपरदन होगा। जब चट्टानों का अपरदन होता है तो उन्हीं चट्टानों के अपरदन से मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा का निर्माण है एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ये हमारे सिलेबस में या टॉपिक में शामिल नहीं है मृदा निर्माण की। लेकिन अगर हम ये बात कर सकते हैं मृदा के निर्माण की, अगर बात करते हैं तो मृदा का निर्माण कई रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं के द्वारा होता है। आप सीधी सी एक बात समझ लो, मृदा की अगर हम बात करते हैं मृदा का निर्माण, तो हमें केवल यही समझना है कि मृदा निर्माण में कई रासायनिक एवं भौतिक क्रियाएं होती है, उन्हीं के द्वारा इस मृदा का निर्माण होता है। तो हमारा प्रथम प्रश्न था जिसे हमने कहा था मृदा किसे कहते हैं, इस प्रथम प्रश्न का हमें उत्तर मिल गया है कि मृदा किसे कहते हैं, मृदा किसे कहा जाता है।
पृथ्वी की वह ऊपरी परत जो किसी भी पादप या वनस्पति को उगाने या बढ़ाने के लिए खनिजांश या जीवांश प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। क्लियर है प्रश्न पत्र का? यानी पहला जो हमारा प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। हाँ ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं राज्य की मृदा का वर्गीकरण। अब राज्य की मृदा का वर्गीकरण क्या है? यहां से क्वेश्चन पुटअप होने शुरू हो जाते हैं। यहां से कौन सा क्वेश्चन है? अब यहां पर जो तीनों ही हम यहां पर प्रश्न के उत्तर देंगे, वो तीनों ही प्रश्न के उत्तर से हमें हमारी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का यहां पर उत्तर मिल जाएगा। राज्य की मृदा का वर्गीकरण, अगर हम बात करते हैं राज्य की मृदा का वर्गीकरण, तो राज्य की मृदा का वर्गीकरण क्या है? यह दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। राज्य की मृदा का वर्गीकरण। अब ये राज्य की मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से है, इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो राज्य की मृदा का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं? राज्य की मृदा का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं। अब ये दो प्रकार कौन कौन से होंगे वो हम यहां पर देखेंगे। सर्वप्रथम यहां पर तो एक होगा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। दूसरा होगा उसकी उर्वरता या उपजाऊपन या उसके रंगों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। यहां पर अगर हम ये देखते हैं, हमने यहां पर राज्य की मृदा का वर्गीकरण क्या है? राज्य की मृदा के वर्गीकरण में हमने दो आधार रखे हैं। दो आधार कौन कौन से रखे हैं? एक उसकी रचना के आधार पर, एक हमने जो वर्गीकरण का आधार रखा है वो उसकी रचना के आधार पर रखा है, और दूसरा आधार रखा है वो उसकी उर्वरता के आधार पर, उसके उपजाऊपन के आधार पर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसके रंगों के आधार पर। अब इन दोनों ही प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। तो उसकी रचना के आधार पर अगर बात की जाती है तो उसके रचना के आधार पर भी हम मृदा का वर्गीकरण है दो भागों में कर देंगे। कितने भागों में कर देंगे? दो भागों में कर देंगे। जब इसके पहले भाग की बात की जाती है, पहला पार्ट कौन सा होगा? तो एक होगा विस्थापित मिट्टी, दूसरा होगा स्थायी मिट्टी। सुन लेना, समझ लेना, नया क्वेश्चन है। आने वाले एग्जामों में, आने वाले 2-3 एग्जामों में 100% 100 रूप से इस प्रश्न का सामना आप करेंगे। एक दो एग्जाम में अवश्य ही यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नया ट्रेंड है, उसी ट्रेंड के हिसाब से ये क्वेश्चन आप ये सुन लो और समझ लो। तो रचना के आधार पर मृदा का वर्गीकरण हमने दो भागों में कर लिया, एक होगा विस्थापित मिट्टी और एक होगा स्थायी मिट्टी। ठीक है, विस्थापित मृदा किसे कहते हैं? वह मृदा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाती है। ज्यादा परिभाषा की आवश्यकता नहीं, जैसा नाम दे रखा है वैसे ही उसके गुण है। विस्थापित मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के विस्थापित हो जाने वाली मृदा, यानी कि हम ये कह सकते हैं गतिमान मृदा, या फिर हम ये कह सकते हैं चलयमान। ठीक है, जो चलती है, एक जगह पर स्थायी नहीं रहती है, चलयमान मृदा, उसे हम ये कहेंगे विस्थापित मृदा या विस्थापित मिट्टी।
ठीक है। दूसरा होगा स्थायी मिट्टी, जो अपने एक ही जगह पर स्थित रहती है, ठीक है, स्थायी जगह पर बनी हुई है, उसे हम स्थायी मिट्टी कहेंगे। अब इस विस्थापित मिट्टी का जो एग्जाम्पल हम लेंगे, उदाहरण हम लेंगे, वो होगी रेतीली बलुई मिट्टी। कौन सी होगी? रेतीली, रेतीली बलुई। रेतीली बलुई की अगर हम बात करते हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली, पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था, उस टॉपिक की अगर हमने बात करते हैं, हमने पढ़ा था जैसे कि राजस्थान के भौतिक क्षेत्र, राजस्थान के भौतिक क्षेत्र में हमने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ा था। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में हमने लिखा था कि यहाँ पर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, याद आया? ठीक है, तो वही रेतीली बलुई मिट्टी, जब हमने मरुस्थलीकरण टॉपिक पढ़ा था, तो मरुस्थलीकरण में हमने कहा था कि मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार होना ही मरुस्थलीकरण कहलाता है। अब उसका विस्तार कैसे होता है? जब वह रेतीली बलुई मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के विस्थापित हो जाएगी, तब उस मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर जो विस्थापित मिट्टी है वो है रेतीली बलुई मिट्टी। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य में विस्थापित मृदा कहां पर पाई जाती है? तो उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, ये एक क्वेश्चन है। यहां पर राज्य की विस्थापित मृदा है रेतीली बलुई मिट्टी, राज्य में विस्थापित मृदा का पाए जाने वाला क्षेत्र है उत्तरी या फिर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जिसे मरुस्थलीय क्षेत्र कह सकते हैं, थार का मरुस्थल कह सकते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत का महान मरुस्थलीय क्षेत्र, राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। परिभाषा मैंने आपको बताई थी, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से लेकर के सीमावर्ती क्षेत्र तक का समस्त भाग राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। शाबाश, इतना याद रखोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, और भूलते जाओगे तो बंटा धार हो जाएगा। तो हमें भूलना नहीं है, हमें याद करते हुए रहना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे स्थायी मिट्टी की। अगर स्थायी मिट्टी की बात करते हैं, स्थायी मिट्टी है क्या? तो स्थायी मिट्टी के अगर उदाहरण की बात करते हैं, तो स्थायी मिट्टी का उदाहरण हो जाएगा काली मिट्टी। इसी काली मिट्टी को मध्यम काली मिट्टी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मध्यम काली मिट्टी। सीधी सी बात है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राज्य में मध्यम काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है, या फिर राज्य में काली मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में है या किन किन जिलों में, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर स्थायी मृदा का जो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा, वो होगा आपकी मध्यम काली मिट्टी या फिर काली मिट्टी। इसका क्षेत्र कौन सा होगा? तो इसका क्षेत्र होगा दक्षिणी क्षेत्र या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, या आप इसको दूसरा शब्द कह सकते हो हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? पहले ही हमने पढ़ लिया, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। ये राज्य की एक स्थायी मृदा है। क्लियर है? तो रचना के आधार पर हमने मृदा का वर्गीकरण है वो दो भागों में किया। कितने भागों में किया है? दो भागों में। दो पार्ट कौन कौन से है? एक विस्थापित मृदा और एक स्थायी मिट्टी। विस्थापित रेतीली बलुई, स्थायी काली मिट्टी। विस्थापित मृदा होगी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में, और जो स्थायी मिट्टी होगी वो हाड़ौती के पठार के क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जो मध्यम काली मिट्टी का क्षेत्र है, और उसका उदाहरण भी काली मिट्टी होगा। अब हमारे यहां पर उर्वरता के आधार पर हमने प्रमुख रूप से मिट्टियों को किन किन भागों में बांटा है। अब यहां पर जो हम आज से आज तक मिट्टियां पढ़ते आए हैं, उसका वर्गीकरण हमने उर्वरता के आधार पर ही किया है। तो एक तो क्वेश्चन आपका, एक प्रश्न का उत्तर तो आपको यहीं पर मिल जाता है, राज्य की मृदा का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो राज्य की मृदा का वर्गीकरण उसकी उर्वरता के आधार पर या उसके उपजाऊपन के आधार पर किया गया। क्लियर है? हाँ, तो यहां पर राज्य की मृदा का वर्गीकरण है वो उसकी उर्वरता, उपजाऊपन या रंगों के आधार पर किस प्रकार से है? तो यहां पर हमारे
इस प्रश्न की अगर बात करते हैं, उसकी उर्वरता के आधार पर इस मृदा के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो भारतीय कृषि विभाग ने, कौन सा है, भारतीय कृषि विभाग ने भारतीय कृषि विभाग ने अगर बात की जाती है, भारतीय कृषि विभाग की अगर बात की जाती है, तो भारतीय कृषि विभाग ने राज्य की मृदा का, यानी कि भारतीय कृषि विभाग ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा। अब यहां पर राज्य में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, तो पहले नंबर पर होगी, अब राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, तो यहां पर एक नंबर पर है आपके रेतीली बलुई मिट्टी, दूसरे नंबर पर है लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पर है भूरी मिट्टी, चौथे नंबर पर है मध्यम काली, पांचवें नंबर पर है जलोढ़, छठे नंबर पर है पर्वतीय, ठीक है। तो प्रमुख रूप से ये मिट्टियां हो जाएगी। फिर इसका हम वर्गीकरण करेंगे। ये जो 6 मिट्टियां हैं प्रमुख रूप से, तो इन 6 मिट्टियों का भी हम अलग अलग रूप से जब अध्ययन करेंगे, तो जैसे भूरी या फिर रेतीली बलुई मिट्टी की बात करते हैं, इसी रेतीली बलुई मिट्टी में हम एक मिट्टी क्षारीय मिट्टी भी पढ़ेंगे, एक मिट्टी लवणीय मिट्टी भी पढ़ेंगे, एक धूसर मिट्टी भी पढ़ेंगे, ठीक है। 3 इसका वर्गीकरण अलग हो जाएगा। तो यहां पर इस क्षेत्र में अलग अलग मिट्टियों का वर्गीकरण होता जाएगा। लाल मिट्टी पढ़ेंगे तो लाल मिट्टी में लाल लोमी मिट्टी भी हो जाएगी। एक और हम ये लिख लेते हैं, जो 7वीं मिट्टी है, जो लाल और काली के संयोग से बनी हुई है, जिसमें लाल मिट्टी का भी अंश होता है और काली मिट्टी का भी अंश होता है, ठीक है। तो हम उसे कह सकते हैं लाल काली मिट्टी। ये हो गया हमारी मृदा का वर्गीकरण। अब हमने इसका तो अध्ययन यहीं पर कर लिया है, रचना के आधार पर तो हमने मिट्टियां यहीं पर पढ़ ली है। अब आप यहां पर क्या करना, इसको नोट कर लेना। नोट रचना के आधार पर इतना ही कर लो, विस्थापित मिट्टी एग्जाम्पल में रेतीली बलुई, क्षेत्र उत्तरी या उत्तरी पश्चिमी, स्थायी मिट्टी में एग्जाम्पल में काली मिट्टी, क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र या फिर हाड़ौती क्षेत्र या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। अब हमने उर्वरता के आधार पर या उपजाऊपन के आधार पर जो हमने मिट्टियां या रंगों के आधार पर जो हमने मिट्टियां का वर्गीकरण किया है, वो प्रमुख रूप से ये मिट्टी है। एक लाइन यह लिख लेना, ये लाइन ये होगी, भारतीय कृषि विभाग ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा है, जिसमें से राजस्थान में प्रमुख रूप से ये मृदा शाबाश पाई जाती है। अब हम इस मृदा का अध्ययन करेंगे। अब अध्ययन इस मृदा का इस प्रकार से होगा, यहां पर मैप के द्वारा हम इस पूरी की पूरी राज्य की मृदा को समझेंगे, कौन कौन सी मृदा थी। तो यहां पर यह क्षेत्र हो जाता है उत्तरी, ये हो जाता है दक्षिणी, ये हो जाता है पूर्वी और ये हो जाता है पश्चिमी। यहां पर हम ये प्रमुख रूप से मृदा का वर्गीकरण देखते हैं। यहां पर जब हमने राज्य के भौतिक क्षेत्र पढ़े थे, तब यहां से हमने सिरोही का क्षेत्र, यानी सिरोही से खेड़ बर्मा के क्षेत्र से हमने एक मृदा यानी कि एक पर्वतमाला भौतिक क्षेत्र पढ़ना शुरू किया था, जो खेतड़ी तक जाता है, ठीक। यहां पर हमने
ये अरावली पर्वतमाला के बारे में हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से किस प्रकार से इस अरावली पर्वतमाला के बाद में हम ये देखते हैं कौन कौन सी मृदा कहाँ पर किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रकार होगा वो होगा रेतीली, रेतीली बलुई मिट्टी। अब इस मैप में ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है, आसानी से बेहतरीन तरीके से हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। किस प्रकार से हम प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेतीली बलुई मिट्टी। तो रेतीली बलुई मिट्टी में हम ये देखेंगे ये पूरी की पूरी इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो होगी आपके रेतीली बलुई मिट्टी। कौन सी होगी? रेतीली बलुई मिट्टी। अब इसमें भी हम वर्गीकरण अलग अलग करेंगे। कौन सा? जब हम अध्ययन करेंगे इस क्षेत्र का तब इसका वर्गीकरण अलग होगा, रेतीली बलुई मिट्टी का भी। यहाँ पर राज्य के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मृदा का प्रकार पाया जाता है वो आपका होगा रेतीली बलुई प्रकार का। कौन सा होगा? रेतीली बलुई प्रकार की मिट्टी। यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से एक मिट्टी होगी जिसे हम रेतीली बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ी थी पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी पढ़ी थी? पर्वतीय मिट्टी। अगर पर्वतीय मिट्टी की बात करते हैं तो राज्य में पर्वतीय मिट्टी का विस्तार इस क्षेत्र में, सिरोही के क्षेत्र में, उदयपुर के क्षेत्र में, इस राजसमंद के क्षेत्र में, तथा अजमेर के क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों में ही होगा। कौन से क्षेत्रों में होगा? पर्वतीय क्षेत्रों में। एक हमने पढ़ी थी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का विस्तार अरावली की उपत्यकाओं में होता है। कौन से क्षेत्र में होता है? अरावली के उपत्यका, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अरावली के ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं उस अरावली के ढाल वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। अब इसे एक लाल मिट्टी का भी एक रूप है, वो एक अलग होगा। जैसे रेतीली बलुई हो गई पहली हमारे, रेतीली बलुई के बाद में दूसरी जो मिट्टी होती है वो होती है, हमने यहां पर लिखी पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी के बाद में हमने तीसरी यहां पर जो मिट्टी लिखी है वो है लाल मिट्टी। और चौथी मिट्टी के, अगर हम इसी लाल मिट्टी की अगर बात करते हैं तो एक इस लाल मिट्टी का एक दूसरा अलग रूप होता है जिसे हम ये कह सकते हैं लाल लोमी। लाल लोमी मिट्टी। याद आया कुछ? शाबाश। लाल लोमी मिट्टी आपके एलएसए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। लाल लोमी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल लोमी मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो लाल लोमी मिट्टी राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? दक्षिणी क्षेत्र में,
प्रमुख रूप से लाल लोमी मिट्टी का विस्तार डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में है, लेकिन आंशिक रूप से इस लाल लोमी मिट्टी का विस्तार उदयपुर और प्रतापगढ़ में भी होगा। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा प्रतापगढ़, इन 4 जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो लाल मिट्टी अरावली की ढालों में या अरावली के उपतय का क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा हो जाती है। अब हमारा जो अगला होगा वो होगी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी। अगर इस जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो इस जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने क्या पढ़ा था जब हमने पूर्वी मैदानी भाग पढ़े थे? हाँ, याद आया? वेरी गुड। पूर्वी, देखो पिछला हर टॉपिक है उस, जैसे राज्य का भौतिक क्षेत्र है, राज्य के भौतिक क्षेत्र में सभी राजस्थान का पूरा क्षेत्र आ जाता है। तो मैंने आपके जितने कितने भी एलएसए में जितने कितने भी टॉपिक है उन सब टॉपिकों की महत्वपूर्ण बातें राज्य के भौतिक क्षेत्र में डाल रखी है। अब आपको वही बात, जैसे भौतिक क्षेत्र में हमने पूर्वी मैदानी भाग पढ़े थे, तो पूर्वी मैदानी भाग में मैंने एक बात लिखी थी, वो बात ये थी कि राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अब वो क्षेत्र कौन सा बताया था मैंने? एक क्षेत्र यहां से जयपुर से निकलने के बाद में इस क्षेत्र में बताया था, एक यहां पर चंबल के क्षेत्र में, चंबल नदी है यहां पर, एक हमने यहां पर उदयपुर राजसमंद से एक ठीक है, इस क्षेत्र में हमने यहां पर पढ़ा था। तो राज्य के इस पूर्वी क्षेत्र में, जैसे कि हम बात करेंगे अलवर का क्षेत्र है, भरतपुर का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएगी वो आपकी होगी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी की परिभाषा क्या है? नदी या वर्षा का बहता हुआ जल अपने साथ में मिट्टी बहा करके ले आए तो उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। अब यहां पर ये जो क्षेत्र होगा वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हो जाएगा। अगर इसके जिलों की बात करते हैं तो इसके जिलों में प्रमुख रूप से, ठीक है, अगर इसके जिलों की बात करते हैं तो शुरू हो जाओ पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र से, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। टोंक का जो क्षेत्र होगा, यहाँ पर भीलवाड़ा का क्षेत्र है, खैराड़ तथा माल खैराड़ का क्षेत्र है। हमने यहाँ पर इन क्षेत्रों में पहले भी अध्ययन कर लिया है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। तो ये हो जाता है जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी और किस किस क्षेत्र में पाई जाती है इसका हम थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी राज्य के इस क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के क्षेत्र में भी। हाँ, यहाँ पर घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है। किसका है? घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है। और घग्गर नदी अपने साथ में जो मिट्टी बहा करके ले आती है वो जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएगी वो रेतीली जलोढ़ पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी? रेतीली जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। क्लियर है? अब यहां पर अगर बात की जाती है, एक यहां पर राज्य की नदी है जिसका नाम है लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी। लूणी नदी के इस क्षेत्र में, परवा क्षेत्र में भी एक मिट्टी पाई जाएगी, वो जलोढ़ मिट्टी होगी। कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी। यानी जहां पर नदियों का परवा है उस परवा क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन जो यहां पर मैंने आपको ये क्षेत्र बताया है मरुस्थलीय क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का, उस क्षेत्र में रेतीली जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी? रेतीली जलोढ़। अब यहां पर हम बात करेंगे काली मिट्टी की। हमने यहां पर चौथे नंबर पर लिख ली है जलोढ़। हमने यहां पर चौथे नंबर पर जो मिट्टी लिखी है वो लिखी है जलोढ़ मिट्टी। और अगर इस जलोढ़ मिट्टी के आगे की हम बात करते हैं तो यहां पर आगे हम लिखेंगे काली मिट्टी के बारे में। किस मिट्टी के बारे में? काली मिट्टी के बारे में। तो यहां पर प्रमुख रूप से जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, जलोढ़ के बाद में काली होती है। कौन सी होती है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी की अगर बात की जाती है तो राज्य में ये काली मिट्टी का जो क्षेत्र होगा वो हाड़ौती क्षेत्र होगा। हमने स्थायी मिट्टी के बारे में पढ़ा है।
कोटा, बूंदी, बारा तथा झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी। तो यहाँ पर ये राज्य का जो क्षेत्र होगा ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, काली मिट्टी का। तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा तथा झालावाड़ का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम मध्यम काली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मध्यम काली। तो इस क्षेत्र में अगर बात की जाती है यहाँ पर प्रमुख रूप से, तो एक होती है लाल मिट्टी और एक होती है काली, दोनों साथ में मिलकर के हमने लिखा था मध्यम काली मिट्टी। कैसा लिखा था, मध्यम काली। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, छठी हमारी जो मिट्टी होगी वो होगी मध्यम काली, हमने लिख ली है। और आगे लिखेंगे लाल एवं काली मिट्टी। हाँ, लाल यहां पर एवं हटा देते हैं, लाल काली मिट्टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लाल काली मिट्टी। अब ये लाल काली मिट्टी क्या होगा, अब देखो यहाँ पर जब हमने नदियों का क्षेत्र पढ़ा था तब उसके नदियों के क्षेत्र में हमने क्या बात की थी, हमने एक बात की थी, यहाँ से एक नदी निकलती है चंबल नदी, यहाँ से उसकी सहायक नदियां आती है जैसे परवन है, काली सिंध है, ठीक है। उसके क्षेत्र में एक आहू भी है। कौन सी है, आहू भी है। चंबल तथा चंबल की सहायक नदियां मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान के इस क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र से प्रवेश करती है और यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर और फिर यहाँ से पश्चिम या पूर्व की ओर बहना प्रवाहित हो जाती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस हाड़ौती क्षेत्र की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। किस प्रकार है, दक्षिण से, हाँ, उत्तर की ओर है। अगर इसकी ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह काली मिट्टी नदियों के साथ साथ में थोड़ी सी प्रवाहित होकर के इस क्षेत्र में भी आ जाती है। अगर इस क्षेत्र की बात करेंगे तो यहां से ये थोड़ी प्रवाहित होकर के इस क्षेत्र में भी आ जाती है। और अरावली की थोड़ी सी ढाल इस तरफ है तो यहां से ये लाल मिट्टी आ जाती है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे इस क्षेत्र से जो मिट्टी आ जाएगी वो होगी आपकी लाल, और इस तरफ से काली मिट्टी का थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा। इन दोनों क्षेत्रों में यहां पर जो मिट्टी होगी लाल काली मिट्टी कर देता हूं। इस प्रकार का यह चिन्ह है लाल काली का, समझ लेना। हाँ, भीलवाड़ा का क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएगी वो लाल काली हो जाएगी। अब इसके लाल काली होने का कारण क्या हो जाता है, यहाँ हाड़ौती क्षेत्र की कुछ काली मिट्टी इस तरफ आ जाती है क्योंकि ढाल इस तरफ है, और लाल मिट्टी इस तरफ आ जाती है क्योंकि इसकी ढाल इस तरफ है। तो इस क्षेत्र में पाई जाएगी लाल काली मिट्टी। ये प्रमुख रूप से जो मिट्टियां होती है वो हमारी, हमने मैप के द्वारा यहाँ पर मिट्टियों को समझ लिया है कौन कौन सी मिट्टी है, जैसे कि रेतीली बलुई मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल एवं लाल लोमी मिट्टी भी हमने पढ़ ली है, जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पर काली मिट्टी, लाल एवं काली मिट्टी। ये प्रमुख रूप से हमने यहाँ पर इस क्षेत्र में अगर हम ये देखते हैं तो इसकी मिट्टियों में जैसे कि रेतीली हो गई, लाल हो गई, भूरी मिट्टी। अगर इस भूरी मिट्टी की बात करते हैं तो भूरी मिट्टी पाई जाती है बनास बेसिन क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, बनास बेसिन क्षेत्र में। यहां पर ये भूरी मिट्टी ले लेते हैं। यहां पर इस भूरी मिट्टी के अगर विस्तार की बात करेंगे तो यहां पर ये भूरी मिट्टी बनास बेसिन क्षेत्र में पाई जाएगी। यहां पर ये भूरी मिट्टी का विस्तार होगा। वैसे यहां पर इस क्षेत्र में भी थोड़ी सी भूरी मिट्टी पाई जाती है। यहां पर जो ये जलोढ़ मिट्टी ये भूरी है, तो अरावली की दोनों तरफ भी भूरी मिट्टी का विस्तार हो जाता है। तो भूरी मिट्टी हमने यहां पर पढ़ ली। इसका एक ही लाइन में उत्तर होगा कि भूरी मिट्टी बनास बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी है हाड़ौती के क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की हमने बात की थी, जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, मैदानी भागों में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हम जब इसका पर्वतीय मिट्टी का हम अध्ययन करेंगे तब हम लिख लेंगे पर्वतीय मिट्टी को लिथोसॉइल्स भी कहा जाता है। अभी प्रश्न पूछा गया है 2020 में,
2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि लिथोसॉइल्स मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, या पर्वतीय मिट्टी को कहा जाता है लिथोसॉइल्स। पशु चिकित्सा अधिकारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन और पूछा था, हाँ आप देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। सोलन चौक मृदा पाई जाती है। अब सोलन चौक मृदा कहां पर पाई जाती है? तो सोलन चौक मृदा है वो डीडवाना, पचपदरा तथा सांबर, इसकी झीलों में जो नीचे मिट्टी पाई जाती है उस मृदा को सोलन चौक कहा जाता है। तो यहाँ पर डीडवाना तथा पचपदरा, ये सांबर की झील की तलहटी में जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी होती है सोलन चौक। तो हमारे यहाँ पर ये प्रमुख रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये मृदा का वर्गीकरण हो गया। मैप के द्वारा हमने मृदा का वर्गीकरण समझ लिया है। ये पूरा का पूरा अच्छी तरीके समझ में आ गया तो बोलो यस कमेंट के रूप में। हाँ, अब हम इसका लिखने की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कौन से क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है, उस क्षेत्र की प्रमुख मृदा का विस्तार कौन सा है तथा किस प्रकार सा है, हम यह पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।